आज बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी की उन किताबों की जिन्हें हम गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। समय का एक लंबा अरसा गुजर गया है और पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में स्कूलों में तब से बहुत परिवर्तन आ चुका है, बहुत बदल चुके हैं ये सब। तो इसी पर मैं आज अपनी बात साझा करूंगा। फेसबुक और व्हाट्सएप में इस बीच गाहे बगाहे बचपन में पढ़ी कुछ कविताएं, जैसे दिनकर जी की हट कर बैठा चांद एक दिन, या फिर सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं की इमेजेस नुमायां हो रही थी। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तब ये कविताएं हिंदी की कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पाठ्य पुस्तक बेसिक रीडर में हुआ करती थी। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया में देखकर बहुत कुछ जो तब पढ़ा था याद आ गया। कक्षा का ध्यान तो अब नहीं है, पर इतना याद है श्री राम के जीवन से जुड़ी एक कहानी भी हुआ करती थी। अली बाबा 40 चोर के अलावा एक कहानी बाबर के जीवन से जुड़ी हुई थी, जब उसने बीमार हुमायूं के पलंग के चक्कर काटते हुए उसकी बीमारी को अपने ऊपर लेने का प्रयास किया था। किसी क्लास में एंड्रोक्लीज और सिंह नाम की कथा भी पढ़ी थी। ये सब कहानियां और कविताएं कुछ ऐसी हुआ करती थी कि इन्हें पढ़ने वाले बच्चे खुद को इनसे आसानी से जोड़ लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे। यह आइडेंटिफिकेशन पाठ्यक्रम को बहुत रोचक बना दिया करता था। बाल सुलभ जिज्ञासा, जिसे अंग्रेजी में अ सेंस ऑफ चाइल्ड लाइक वंडर कहा जाता है, इन पाठों में पूरी तरह से मौजूद हुआ करता था। मुझे याद आ रहा है, प्राइमरी स्कूल के शुरुआती दिनों में, शायद कक्षा 3 या 4 की बात होगी, हमें नैनीताल जिले का भूगोल पढ़ाया जाता था। यहाँ की नदियां, पहाड़ों, जंगल, तराई, भावर वगैरह वगैरह सब कुछ था उसमें। अगली कक्षा में हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा करते थे, फिर भारत, एशिया और दुनिया। हमारी विज्ञान की किताब में कृषि कार्य का भी जिक्र हुआ करता था। जानवरों को होने वाले सामान्य रोग, रबी, खरीफ, जायद की फसलें और बहुत कुछ। संक्रामक बीमारियों जैसे चेचक, हैजा वगैरह से बचने, उनके रोकथाम पर भी कुछ बातें थी। छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में हिंदी की मुख्य पुस्तक नव भारती के साथ एक सहायक पुस्तक हुआ करती थी, हमारे पूर्वज। कुछ पाठों के नाम आज भी याद है मुझे, बालक ध्रुव, दधीच, राजा हरिश्चंद्र, भक्त रैदास इत्यादि। एक पाठ ब्रिगेडियर उस्मान पर भी था, अब्दुल हमीद, मेजर शैतान सिंह और शायद शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलैरी का भी कहीं जिक्र था। एक और बात का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। पाठों के ये संकलन मात्र शहरी बच्चों को निगाह में रखकर नहीं बनाए गए थे। मुझ जैसे निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण कस्बाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए भी इनमें बहुत कुछ हुआ करता था। याद तो नहीं है, पर प्राइमरी स्कूल की ही किसी किताब में एक कविता थी, वर्षा पर। एक चित्र भी बना हुआ था इस कविता के साथ। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़े खड़ा है घर के दरवाजे के पास। सीढ़ियों का एक सिलसिला घर की दूसरी मंजिल तक पहुंचकर एक छोटे चबूतरे के रूप में चित्रित था, ठीक वैसा ही जैसे हमारे पहाड़ी घरों में होता है। इसी तरह का एक पाठ शहर में काम करने वाले एक ऐसे युवा के बारे में था जो एक लंबे अंतराल के बाद अपने गांव आता है। एक नजदीकी कस्बे में पहुंचकर उसे पता चलता है कि गांव के लिए एक नियमित बस चल चुकी है। ये दोनों ही पाठ बहुत प्रिय थे मुझे। अंग्रेजी की पढ़ाई तब कक्षा 6 से शुरू होती थी। अंग्रेजी की बेसिक रीडर में दीनू, दीपू, सीता, कामू नाम के बाल चरित्रों के अनुभवों से जुड़े किस्से नुमा पाठों की एक श्रृंखला हुआ करती थी। आज पढ़ने पढ़ाने का तरीका, पाठ्यक्रम के लिए सोच इत्यादि बहुत बदल चुकी है। तब एजुकेशन पॉलिसी बहुत प्रचलित शब्द नहीं हुआ करता था और एनसीईआरटी तो तब अस्तित्व में भी नहीं आया था। पर हां, बच्चों को पढ़ाने की एक संस्कारगत सोच अवश्य हुआ करती थी। यही नहीं, इस सोच के चलते व्यक्तिगत स्तर पर नए अनुभवजन्य प्रयोगों के आधार पर निरंतर कुछ नया करने की परंपरा भी थी। मुझे याद है, प्राइमरी स्कूल में हमारे वंशीधर माँ साहब कुछ देर के लिए हमें स्कूल के ही परिसर में बनी क्यारियों में जरूर ले जाया करते थे। अलग अलग समूहों में हम बच्चों से क्यारियां बनवाने के बाद वह उन्हें हम लोगों से स्केल से नपवाकर क्षेत्रफल की अवधारणा समझाते। भिगोए हुए सेम के बीजों को बोने पर हम अंकुरण, डाइकॉट, मोनोकॉट जैसे शब्दों से परिचित होते, और चूंकि खुदाई से लेकर बीज बोने तक का काम हम स्वयं करते थे,
इसलिए अंकुरित हुए पौधों को एक लगाव भरी उत्सुकता से देखना धीरे धीरे आदत सी हो जाया करती थी। पता नहीं मैं गलत हूं या सही, पर आज की पीढ़ी के लिए शैक्षणिक परिदृश्य मुझे बदला हुआ सा लगता है। प्राइमरी स्कूल की किताबों में बहुत ढूंढ कर ही शायद कुछ ऐसा मिले जिससे बच्चा स्वयं को आइडेंटिफाई कर सके। नदी, पानी, पहाड़, वर्षा, सूरज का उगना और डूबना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, मदारी या जादू के खेल वगैरह वगैरह जो बाल मन को प्रभावित करते हैं, उसकी कल्पना जुगुप्सा को जगाते हैं, उसकी भावनाओं को स्पंदित करते हैं, इन सब की बात अब कोई नहीं करता। सुमित्रा नंदन पंत जी की मैंने छुपकर पैसे बोए थे जैसी कविताएं कहाँ पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। हाल ही में शशि थरूर की वायाम हिंदू पढ़ी थी। थरूर रामायण और महाभारत को एक सांस्कृतिक महाकाव्य के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करते हैं, जैसे यूरोप में इलियड और ओडिसी को पढ़ाया जाता है। पर संभवतः हमारे देश में कम से कम आज के संदर्भों में राम या कृष्ण से जुड़ी कहानियों की बात करना सांप्रदायिक हो जाएगा और बाबर, हुमायूं, शाहजहां का जिक्र सूडो सेक्युलरिज्म का ठप्पा लगवा देगा। वाकई दुख होता है इन विसंगतियों को देखकर, जिनके चलते आज की पीढ़ी अपने सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होती चली जा रही है। संयुक्त परिवार जहां दादी नानी इन कहानियों को सुनाकर बचपन में संस्कार दिया करती थी, अब रहे नहीं, और स्कूलों के पाठ्यक्रम में यह सब पढ़ाया जाना हमारी भ्रमित सोच के चलते अब संभव नहीं रहा। कक्षा 8, 9, 10 के छात्र को नागार्जुन की लोहे के पेड़ हरे होंगे पढ़ाया जाना एक अच्छी बात है, पर कहीं पर तो उसे रहीम और कबीर के दोहे, घात की कहावतों से परिचित होने का मौका दीजिए। उसके लिए प्रसाद की सुना मनुनय या मधुगुंजार और पंत की कौन कौन तुम परिहत वसना, ये पढ़ना भी शायद उतना ही जरूरी है। ये सब चीजें उसकी बढ़ती हुई उम्र में कंडीशन करती हैं उसे। यूरोप की पृष्ठभूमि पर लिखी गई बाल कहानियों, कविताओं की भरमार है आजकल प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा तैयार की गई किताबों में। इन्हें इलीट कहे जाने वाले स्कूल रिकमेंड करते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि शाहजहांपुर, सोनीपत या फिर अल्मोड़ा के किसी गांव में रहने वाला बच्चा क्या कभी इन कहानियों, कविताओं के कंटेंट और नरेटिव से खुद को जोड़ पाता होगा? मेरा मानना है कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए यदि कक्षा 8 तक सिर्फ सत्यजीत रे, आर के नारायण और रस्किन बॉन्ड को ही पढ़ाया जाए तो बच्चों में भाषा की अच्छी पकड़ तो बनेगी ही, साथ ही साथ पढ़ने की आदत भी बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में प्रेमचंद्र की आज की तारीख में भुला दी गई कहानियों को पढ़ने से हुआ करता था। सोचिए जरा, पृथ्वी पर एलियंस के खतरनाक हमले पर बनी फिल्मों या कॉमिक सीरीज को पढ़कर बड़ी होने वाली और हिंसा भरे कंप्यूटर गेम्स के साए में पली बड़ी पीढ़ी आखिर कैसी होगी? पेशागत मजबूरियों और पैसा कमाने की होड़ में व्यस्त पेरेंट्स के पास आज बच्चों को देने के लिए पैसे और गैजेट्स के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। रही बात स्कूलों की, तो वो बच्चों की सहज संवेदनशीलता को बोथरा कर उसे 90-98% लाकर एक अंधी बेवजह दौड़ में आगे निकल जाने की करामात सिखाने वाली दुकान भर बन के रह गए हैं। दिल्ली या मुंबई जैसे किसी महानगर में 20वें माले पर रहने वाले छात्र से कभी पूछकर देखिएगा कि रोज खाया जाने वाला आलू और टमाटर में जमीन के अंदर कौन उगता है। संभावना यही है कि अपने उत्तर को लेकर वह पूरी तरह कभी आश्वस्त नहीं होगा। विश्वास करेंगे आप, कीट्स की एक कविता को पढ़ाते हुए जब मैंने उसमें संदर्भित ब्रेकन फर्न का जिक्र किया तो मध्य हिमालयी क्षेत्र के एक इलीट समझे जाने वाले स्कूल की सीनियर कक्षा में एक भी छात्र मुझे नहीं बता पाया कि फर्न कैसा होता है। जब मैंने कक्षा के बाहर पास ही की एक दीवार से फर्न का एक पत्ता तोड़कर उन्हें दिखाया, तब वे समझे कि रात दिन देखे गए इस खूबसूरत पौधे को फर्न कहा जाता है। शिक्षा के स्वरूप को लेकर गीजू भाई जैसे चिंतकों के दिवा स्वप्न या तोतो चांद जैसी बच्चियों की जिज्ञासा हाशिए पर पड़ी है आज। सरकार और कथित शिक्षाविदों के कोष में अच्छे का अर्थ पश्चिम का अंधानुकरण है, और हमारे बंसीधर मासाब वाली अब इतिहास बन चुकी पीढ़ी की जगह आज के उन खार खाए सर लोगों की जमात ने ले ली है जो जिंदा दिली से लबरेज बच्चों और युवाओं के साथ ताउम्र रहने के बावजूद इस कुंठा से मुक्त नहीं हो पाते कि ये दुनिया, ये समाज, ये सिस्टम उनकी काबिलियत का गणित कभी ठीक से नहीं समझ सका। इसी वजह से वो सिर्फ मास्टर बन के रह गए, वरना जहां तक काबिलियत और
ज़हीन होने की बात है तो वो तो भगवान जाने। बात भले ही अकबर इलाहाबादी ने 100 बरस पहले कही हो, पर है आज भी उतनी ही सच, खरी और सामयिक। तिफ्ल में बू आए क्या माँ बाप के अवतार की, तिफ्ल का अर्थ होता है छोटा बच्चा या संतान। तिफ्ल में बू आए क्या माँ बाप के अवतार की, दूध डब्बे का है और तालीम है सरकार की।